1991 में दुनिया की दूसरी महाशक्ति यूएसएसआर का अंत हो जाता है। यूएसएसआर के अंत होने के साथ ही विश्व राजनीति में हमें कई बड़े प्रमुख बदलाव और परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यूएसएसआर के विघटन के बाद जो विश्व राजनीति में बड़े प्रमुख बदलाव हुए, जो परिणाम हमारे सामने आए, उसको डिस्कस करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन डेप्थ में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो सोवियत संघ है उसके डिसइंटीग्रेशन होने के बाद, उसके विघटन होने के बाद विश्व राजनीति में हमें क्या बड़े प्रमुख बदलाव और परिणाम देखने के लिए मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें सोवियत संघ के विघटन के बाद परिणामों की, तो उसमें कई सारे जो प्रमुख परिणाम हैं उसके हमें देखने के लिए मिले, जिनमें से पहला प्रमुख परिणाम है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जो नए स्वतंत्र देश थे वो अस्तित्व में आए। यूएसएसआर के टूटने के बाद 15 नए स्वतंत्र देश जो है वो विश्व राजनीति में हमें देखने के लिए मिले, जैसे कि यूक्रेन, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान आदि। अगर हम बात करें सोवियत संघ के विघटन के परिणामों के बारे में, तो इसका जो दूसरा प्रमुख परिणाम था वो ये था कि जो शीत युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और यूएसएसआर के बीच चल रहा था, सोवियत संघ के विघटन होने के बाद इस शीत युद्ध का, इस कोल्ड वॉर का एंड हो गया। अब अमेरिका विश्व राजनीति में एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा और हमें यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कई बड़े प्रमुख बदलाव जो है वो देखने के लिए मिले, जैसे कि दूसरी महाशक्ति यूएसएसआर के अंत होने के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति जो है वो विश्व राजनीति में रह गया और यहाँ से शुरू होता है विश्व राजनीति में अमेरिका के वर्चस्व का दौर, उसके डोमिनेंस का दौर, जो कि आज भी हम देखते हैं। साथ ही साथ आगे चल के जो द्विध्रुवता थी, यानी कि जो बायपोलैरिटी थी, जिसका अंत हो गया, वो धीरे धीरे यूनिपोलैरिटी अमेरिका की लीडरशिप में और आगे चल के मल्टीपोलैरिटी यानी कि बहुध्रुवीय विश्व की क्या हुई, शुरुआत हुई। सोवियत संघ के विघटन के बाद जो हमें तीसरा प्रमुख जो परिणाम है वो ये देखने के लिए मिला कि ये जो नए स्वतंत्र देश थे जो अब अस्तित्व में आए, यहाँ पे एक गंभीर इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है वो फेस करने के लिए मिला। क्यों? क्योंकि अचानक से, क्योंकि इन देशों में क्या था कि यहाँ पर सोवियत सिस्टम जो था वो चल रहा था, लेकिन यूएसएसआर के विघटन होने के बाद यहाँ पर जो है सोवियत सिस्टम को, सोवियत मॉडल को कम्प्लीटली जो कैपिटलिस्ट मॉडल था उससे बदल दिया गया, जिसके कारण कई सारे जो गंभीर इकोनॉमिकल क्राइसिस है वो हमें देखने के लिए मिले, जो कि हमने शॉक थेरेपी के परिणाम के तौर पे भी देखा था। सोवियत संघ के विघटन के बाद जो चौथा प्रमुख हमें परिणाम देखने के लिए मिला वो था राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता मतलब कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जो 15 नए स्वतंत्र देश अस्तित्व में आए, इनमें से ज्यादातर देशों में नई सरकारों की स्थापना हुई, लेकिन ये जो नई सरकारें थी ये अस्थिर नहीं रही और कई सारे जो कारण है वो इसके लिए जिम्मेदार रहे, जिसके कारण इन नए स्वतंत्र देशों में जो एक राजनीतिक अस्थिरता है वो बन गई और इस राजनीतिक अस्थिरता के कारण हमें इन देशों में जो है पॉलिटिकल स्ट्रगल, साथ ही साथ जो सिविल वॉर है वो भी देखने के लिए मिला। सोवियत संघ के विघटन के बाद जो हमें दूसरा प्रमुख परिणाम देखने के लिए मिला वो ये था कि जो रूस था उसके प्रभाव में कमी आ गई। रूस का वैश्विक प्रभाव अब पहले की तुलना में कम हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो अकेले यूएसएसआर के समान इतना ताकतवर नहीं रह गया। सोवियत संघ के विघटन के परिणामों की बात करें तो इसमें अगला प्रमुख परिणाम है नाटो का विस्तार होना। नाटो, जिसका मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक सैनिक गठबंधन है जो कि अमेरिका की लीडरशिप में बनाया गया था। सोवियत संघ के विघटन होने के बाद हमें इसमें विस्तार, एक्सपेंशन देखने के लिए मिला। जो पूर्वी यूरोप के कई देश थे जो कि पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे, सोवियत प्रभाव में थे, अब सोवियत संघ के विघटन के बाद वो नाटो में शामिल हो गए और इसका परिणाम क्या हुआ कि रूस और जो पश्चिम, यानी कि जो ये पश्चिमी देश हैं, इनके बीच जो तनाव है वो हमें देखने के लिए मिला। अगर हम बात करें सोवियत संघ के विघटन के परिणामों के बारे में, तो इसमें अगला जो सबसे प्रमुख परिणाम है वो है सिविल वॉर और जातीय यानी कि एथनिकल कॉन्फ्लिक्ट, जो संघर्ष है वो हमें देखने के लिए मिला, जैसे कि चेचन्या, नारगोनो काराबाग, आर्मेनिया, अजरबैजान। तो ये कई ऐसे नए स्वतंत्र देश थे जहां पर सोवियत संघ के विघटन के बाद हमें जातीय और क्षेत्रीय तनाव देखने के लिए मिला, जिसके कारण यहाँ पे एक लंबा सिविल वॉर भी हुआ। चलिए आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जो ये नए स्वतंत्र देश थे, यहाँ पर गृह युद्ध और संघर्ष क्यों हुए। सोवियत संघ एक बहुत बड़ा संघीय देश था जिसमें अलग अलग जातीयता, भाषा, धर्म, संस्कृति वाले कई क्षेत्र एक साथ जुड़े हुए थे। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो ये सब क्षेत्र अचानक से स्वतंत्र हो गए, जिससे कई गंभीर समस्याएं सामने आई। अगर हम बात करें इन समस्याओं में, तो जो सबसे प्रमुख समस्या थी वो थी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जातीय और सांस्कृतिक टकराव।
सोवियत संघ के तहत कई जातीय समूह को जबरन एक ही ढांचे में रखा गया था। जैसे ही ये नियंत्रण खत्म हुआ, कई जातीय समुदायों ने अपनी स्वतंत्रता या अलग पहचान की मांग शुरू कर दी, जिसके कारण हमें इन देशों में जो संघर्ष है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो देखने के लिए मिली। अगर हम बात करें इसके प्रमुख उदाहरणों की, तो इसमें जो सबसे प्रमुख उदाहरण है वो है चेचन्या संघर्ष। चलिए जानते हैं कि चेचन्या संघर्ष क्या था। चेचन्या रूस का एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जो उत्तर काकस में स्थित है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से रूस के अधीन नहीं रहना चाहता था। अगर हम बात करें चेचन्या की, तो 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद चेचन्या ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया, लेकिन रूस इसे मान्यता नहीं देना चाहता था, क्योंकि चेचन्या रूस के लिए न सिर्फ रणनीतिक तौर पे बल्कि भौगोलिक तौर पे भी काफी इंपॉर्टेंट था। अगर हम बात करें चेचन्या के बारे में, तो चेचन्या बेसिकली मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। उनकी संस्कृति, भाषा, जीवन शैली रूसियों से काफी अलग थी। उन्होंने हमेशा से जो है रूस के नियंत्रण को एक विदेशी शासन के तौर पर माना। और अगर हम बात करें चेचन्या की, तो चेचन्या का जो तेल पाइपलाइन रूट है और काकेस में इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो रूस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए रूस जो है वो इसे खोना नहीं चाहता था, अपने देश से अलग नहीं होना चाहता था। और जब चेचन्या ने स्वतंत्रता की घोषणा की, तो यहीं से जो चेचन्या युद्ध है, संघर्ष है, पहला चेचन्या युद्ध, उसकी शुरुआत हो गई। रूस ने अपने सैनिक भेजे। ये युद्ध 1994 से लेकर 1996 तक चला। चेचन्या विद्रोहियों ने इसका कड़ा प्रतिरोध किया और इसको रूसी सैनिकों ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस विरोध को दबाया, इसको रोका। अगर हम बात करें इस प्रथम युद्ध की, तो ये 1996 में युद्ध विराम हुआ और चेचन्या को व्यवहारिक रूप से स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन कानूनी रूप से वो रूस का ही हिस्सा रहा। आगे चल के चेचन्या उग्रवादियों ने दागिस्तान में घुसपैठ की और इसके बाद मॉस्को में कई बड़े बम धमाके हुए, जिसके लिए जो है रूस ने चेचन्या उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया। रूस ने फिर से चेचन्या में फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन चलाया और अंततः चेचन्या को फिर से पूरी तरह से रूस के अधीन कर लिया गया। तो इस तरह से जो दूसरा चेचन्या युद्ध था, जो 1999 में शुरू हुआ और 2009 तक ये चला। अगर हम बात करें कि चेचन्या के बाद जो दागिस्तान है, वहां पे भी हमें जो संघर्ष है वो देखने के लिए मिला। दागिस्तान भी चेचन्या के पास ही उत्तरी काकस में स्थित है। यह भी एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, पर यहाँ 30 से अधिक जो जातीय समुदाय हैं, जो समूह है, वो यहाँ पर रहते हैं, जिसके कारण जो यहाँ की स्थिति है वो काफी ही जटिल है। अगर हम बात करें दागिस्तान संघर्ष के कारणों की, तो चेचन्य इस्लामी उग्रवादियों ने दागिस्तान में घुसपैठ की 1999 में और वहां पर एक इस्लामिक जो सरकार है वो बनाने की कोशिश करी। दागिस्तान में कुछ उग्रवादी गुट जो शरीयत आधारित जो शासन है, यानी कि इस्लामिक जो शासन है, उसको लागू करना चाहते थे। इससे रूस सरकार और स्थानीय लोगों के बीच में टकराव शुरू हो गया। इस हमले ने रूस को आग बबूला कर दिया और ये हमला दूसरा जो चेचन्या युद्ध का वो कारण भी बना। रूस के द्वारा चेचन्या और दागिस्तान में कठोर सैनिक कार्रवाई की गई और फिर से इसको रूस में शामिल कर लिया गया। दागिस्तान में लगातार आतंकवादी हमले हुए और रूस ने जवाब में सुरक्षा जो ऑपरेशन है, जो मिलिट्री कार्रवाई है वो की। चेचन्या में जो रामजान कादिरोव के नेतृत्व में एक रूसी समर्थक सरकार बनाई गई, जो अभी तक सत्ता में है। इस पूरे क्षेत्र में अगर हम बात करें इन संघर्षों के कारण जो मानवाधिकार है उसके बड़े पैमाने पर, उसके काफी बड़े लेवल पर हमें जो उसका उल्लंघन है वो देखने के लिए मिला। नागरिकों की हत्याएं हुई और साथ ही साथ बड़ी संख्या में जो है वो स्थापन हुआ हमें जो है इन क्षेत्रों में देखने के लिए मिला। अगर हम सोवियत संघ के विघटन की बात करें, तो इसके जो अगला प्रमुख परिणाम था वो ये था कि सोवियत संघ के विघटन के बाद हमें जो नए स्वतंत्र देश हैं उनमें सीमाओं को लेकर भी विवाद देखने के लिए मिला। यूएसएसआर के समय जो ये सीमाएं थी वो अंदरूनी थी, लेकिन विघटन के बाद ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज है वो बन गई। कई जगहों पर एक जातीय समुदाय दूसरे देश की सीमा में फंस गए, जिसके कारण हमें संघर्ष देखने के लिए मिला। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, तो नागोर्नो काराबाख यह एक अर्मेनियाई बहुल क्षेत्र था जो अजरबैजान का हिस्सा बन गया। इससे अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में युद्ध शुरू हो गया। तो चलिए ये जानते हैं अर्मेनिया और अजरबैजान के जो बीच में ये संघर्ष हमें देखने के लिए मिलता है, इसके प्रमुख कारण क्या है। अगर हम बात करें नागोर्नो काराबाख क्षेत्र की, तो ये क्षेत्र अजरबैजान का आधिकारिक हिस्सा है। यहाँ की जो जनसंख्या है वो अर्मेनिया यानी कि ईसाई बहुल है। सोवियत संघ के समय ये अजरबैजान के अधीन था। अजरबैजान बेसिकली मुस्लिम बहुल जो देश है, लेकिन 1980 के आखिरी में यूएसएसआर के विघटन के समय यहाँ अर्मेनियाई समर्थित लोगों ने स्वतंत्रता की मांग कर दी। इससे दोनों देशों के बीच जो है युद्ध की शुरुआत हो गई। दोनों देशों के लिए जो नागोर्नो काराबाख है, ये सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौरव और पहचान का भी मुद्दा है। अगर हम बात करें इस संघर्ष की, तो आर्मेनियाई लोगों ने अपनी इसे जो है ऐतिहासिक भूमि मानते हैं और वही अजरबैजान इसे अवैध कब्जा बताता है।
यूएसएसआर के टूटने के बाद जो आर्मेनिया और अजरबैजान है उसके बीच में संघर्ष शुरू हो गया और जो पहला संघर्ष है, पहला युद्ध है, वो हमें 1988 से 1994 के बीच देखने के लिए मिला। आर्मेनियाई समर्थित लड़ाकों ने नागोर्नो काराबाख और आसपास का जो अजरबैजानी इलाका था उस पर कब्जा कर लिया। लगभग 30,000 लोग जो है वो इस संघर्ष में मारे गए और 10 लाख से ज्यादा लोग जो है वो विस्थापित हुए। 1994 में युद्ध विराम हुआ, सीज फायर भी हुआ, लेकिन जो ये समस्या थी उसका कोई हल हमें देखने के लिए नहीं मिला, जिसके कारण 27 सितंबर 2020 को फिर से जो ये संघर्ष है आर्मेनिया अजरबैजान के बीच भड़क उठा। इस बार अजरबैजान ने तुर्की के समर्थन से काफी जो जमीन थी वो आर्मेनिया से अपनी वापस ले ली। आर्मेनिया को भारी नुकसान भी हुआ। 10 नवंबर 2020 को रूस की मध्यस्थता से जो ये युद्ध था उसका क्या हो गया, युद्ध विराम हो गया। अगर हम बात करें तो इस संघर्ष में रूस की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही रूस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसका प्रमुख कारण क्या है कि आर्मेनिया रूस का पारंपरिक सहयोगी है, दोनों ही कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके सदस्य हैं, लेकिन जो अजरबैजान है उसके साथ भी रूस अपने संबंधों को अच्छा बनाए रखना चाहता है, क्योंकि जो अजरबैजान है वो ऊर्जा के अगर पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो काफी समृद्ध है। सोवियत संघ के विघटन के बाद हमें जो नए स्वतंत्र देश थे वहां पे राजनीतिक सत्ता के लिए भी संघर्ष देखने के लिए मिला। नई सरकारें बनी, लेकिन कई जगह सत्ता के लिए अलग अलग जो गुट थे उनके बीच में संघर्ष शुरू हो गया। कुछ पुराने सोवियत समर्थक थे तो कुछ लोकतंत्र या राष्ट्रवाद की ओर आगे बढ़ना चाहते थे। अगर हम इस बारे में बात करें तो इसका जो प्रमुख उदाहरण है वो मोल्दोव में ट्रांसनिस्ट्रिया नामक जो क्षेत्र है इसने अलग होने की कोशिश की, क्योंकि वो रूस के समर्थक था, जबकि बाकी जो देश थे वो पश्चिम की ओर झुक रहे थे। रूस ने कई बार दूसरे नए स्वतंत्र देशों में हस्तक्षेप किया, खासकर उन जगहों पर जहां पर रूसी भाषावादी रहती थी। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो जॉर्जिया के 2 क्षेत्र अखजानिया और दक्षिणी ओसेशिया जो कि रूस समर्थक है, वहां भी हमें संघर्ष देखने के लिए मिला। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो सोवियत संघ के विघटन होने के बाद हमें विश्व राजनीति में कई बड़े प्रमुख बदलाव जो है वो देखने के लिए मिले, जहां एक और कोल्ड वॉर खत्म हो गया, बायपोलैरिटी का अंत हो गया, मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड की शुरुआत हुई, अमेरिका के डोमिनेंस की शुरुआत हुई। सोवियत संघ के विघटन होने के बाद जो नए स्वतंत्र देश थे वो अस्तित्व में आए। यहाँ पर हमें जो जातीय संघर्ष, जो सिविल वॉर है वो देखने के लिए मिला। इन क्षेत्रों में रूस ने अपना जो प्रभाव है वो जमाने की कोशिश करी, जिसके कारण जो ये संघर्ष है, जो ये तनाव है वो और भी ज्यादा बढ़ गया। तो इस तरह से जो सोवियत संघ था उसके विघटन होने के बाद हमें विश्व राजनीति में कई बड़े प्रमुख बदलाव देखने के लिए मिले। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव है, अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।